के प्रोग्राम की शुरुआत हम एल्लारिगु नमस्कारा से कह के करते हैं, जिसका कन्नड़ा में मतलब होता है आप सभी को नमस्कार। और ऐसा इसलिए क्योंकि आज हमारे मेहमान बहुत दूर से चल के हमारे बीच में आइए हैं। आइए हम सब लोग मिलके स्वागत करें बेंगलोर से पधारे राजू डीजी सर का। चैट विद सुरेंद्र उसमें सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ सर। ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जैसे कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन के सामने जो लोग बैठते हैं वो ये उम्मीद रख के बैठते हैं कि करोड़पति बनने के लिए मैं बहुत सारा करोड़पति को क्रिएट करने में सपोर्ट करके सैकड़ों मिलेनियर्स को क्रिएट करके मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ जो लोग दर्शक यहाँ बैठे हैं वो लोग भी आज का सेशन सुनने से वो अमीर बनेंगे और हैप्पी मिलेनियर बनेंगे, ऐसा मैं ख्वाब रखा हूँ सर। और काफ़ी मैं आपको तारीफ करना चाहता हूँ क्योंकि इंडस्ट्री एमएलएम इंडस्ट्री का झंडा अब पकड़ के हम सबको अब मार्गदर्शन देते हो और यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। एमएलएम इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है सर, बहुत बड़ा योगदान किया है। हर एक बड़ा लीडर का एक ख्वाब होता है इस सीट पर बैठने के लिए। मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच राजू सर। पहले तो एक बार फिर धन्यवाद, बहुत बहुत आपने बड़ी लंबी यात्रा तय की है यहाँ तक पहुँचने में, स्पेशली इस इंटरव्यू के लिए आप आए हैं। और मेरी एक क्यूरियोसिटी है जी सर। मैं साउथ इंडिया में बहुत काम करता हूँ और हर दूसरे तीसरे महीने मैं 4 स्टेट का दौरा तो कर ही लेता हूँ साउथ इंडिया के। अच्छा। लेकिन आपका जो हिंदी है, हिंदी का जो आपका कॉन्फिडेंस, जो आपका उच्चारण है वो बहुत बहुत सही है एकदम। इसका मतलब कैसे सीखा? और मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि जो लोग हिंदी उतना अच्छे से नहीं बोलते हैं और वो चाहते हैं कि वो हिंदी बोलें, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की खूबी ये है कि ये एक राज्य में बंद के आप नहीं कर सकते हैं, पूरे देश में आपका बिजनेस चला जाता है। आप चाहो तो भी जाएगा, नहीं चाहो तो भी चला जाएगा। तो जो लोग हिंदी सीखना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? एक बड़ा इच्छा होना चाहिए सर, जुनून होना चाहिए, बड़ा ख्वाब होना चाहिए और बड़ा योगदान करने के लिए इच्छा होना चाहिए। तो ये सब पहले से ही था। मैं कभी भी आम आदमी बनना नहीं चाहता था। तो कुछ बैकग्राउंड तो कुछ नहीं था, मैं आगे जाके मैं बताऊंगा कि बहुत कुछ करने का ख्वाब अंदर था और ये इंडस्ट्री को आने के बाद ही मैं सीखना शुरू कर दिया सर। उसके पहले तो मैं ज़्यादा नहीं जानता था। तो मतलब इंडस्ट्री में आके लोगों से बात करते करते आप सीख गए हैं? हाँ सर, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता था मैं। ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में मैं बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता हूँ। उसके लिए जो मेन माध्यम होता है वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज का बैरियर होने से हम दूसरा स्टेट और ऑल ओवर इंडिया में हम फैला नहीं सकते नेटवर्क को। तो पहले से ही बहुत बड़ा ख्वाब था, उसको हासिल करने के लिए पहले से ही मैं उसको ध्यान दिया सर, बस फोकस किया, वो होता जा रहा है सर। अभी भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ मैं। दैट्स ग्रेट सर। जनरली दूसरी लैंग्वेज होती ना, हम कम्युनिकेशन में तो आ जाती है, बातचीत में तो आ जाती है, लेकिन आप तो बड़े बड़े स्टेज पे जहाँ पे 20-20, 30-30 हज़ार लोग आगे बैठे हैं, तो उन स्टेजों से आपको मैंने हिंदी में बात करते हुए आपकी स्पीच को मैंने सुना है। सो गजब का कॉन्फिडेंस है राजू सर। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है सबको। मैं पर्सनली बहुत उत्साहित हूँ। आपका हमने कमिंग सून का वीडियो डाला था, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स की लिस्ट है मेरे पास में। कुछ कॉम्प्लीमेंट्स में पढ़ना चाहता हूँ। रंजन कुमार ने लिखा है, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड यू आर मोस्ट वेलकम सर। मुकेश चंद्र वैष्णवी ने लिखा है, मज़ा आने वाला है आज। कमिटेड वॉरियर्स ने लिखा है, माई रोल मॉडल, माई मेंटर, माई गॉड फादर राजू डीजी सर। KS सुनील ने लिखा है, वाव रियली very happy about you dear Raju DG sir. I am feeling like my real heroes movie getting released. Wow. Thank God for having you as my mentor in my life. उसके बाद लिखा है सर, इब्राहिम ने लिखा है, wow very excited for this session राजू सर, कर्नाटका's diamond। और विकास कुमार सिंह ने लिखा है, कुछ धमाल होगा सर जी।
थैंक यू सर। इसका श्रेय इन सभी लोगों को जाता है, मेरा मेंटर्स उनको जाता है। और मैं इस बिजनेस को आने के पहले मैं मतलब कुछ नाम नहीं था मेरे को, कुछ बैकग्राउंड नहीं था, मेरा गांव वाले नहीं जानते थे। मगर इस इंडस्ट्री को आने के बाद कुछ थोड़ा बहुत मैं योगदान किया हूँ। इसी की वजह से लाखों लोग अभी प्यार देते हैं, वो हमारा मित्र बन चुके हैं। इन सभी लोगों को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। आपका अब तक का सफ़र राजू सर कैसा रहा और फिर डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आगमन हुआ, उसको हम लोग इसलिए सुनना चाहते हैं ताकि हम उससे सबक सीखें और हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करें। जी सर। मेरा कर्नाटका में दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट एक छोटा सा तालुक होन्नाली, वहाँ पे छोटा सा गांव बेनकनहल्ली करके, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। एक किसान का बेटा, लोअर मिडिल क्लास, और मेरे को कुछ कॉन्वेंट क्या होता है, इंग्लिश मीडियम क्या होता है, वो सब नहीं जानता मैं। तो छोटा सा एक स्कूल में पढ़ाई किया था जहाँ पे एक रूम होता था, वहाँ पे 4 कक्षा लोगों को पढ़ाया जाता था। फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड। 2 टीचर्स आते थे, ज़्यादा करके वो लोग सो जाते थे, वहाँ पे कुछ ढंग से पढ़ाई नहीं होता था। तो मैं बचपन में मेरे को वहाँ मेरा दादी माँ का घर में मैं पढ़ाई कर रहा था, वहाँ पे मैं खेती में काम करने के लिए जाता था। तो उस टाइम पे एक घटना हुआ था सर, शाम का टाइम में कुछ मैं खेती में काम करने के लिए जाता था, गाय भैंस को चराने के लिए जाता था। उस टाइम पे मैं रात को शाम को चंद्रमा को देखता था, मैं दूर दूर भाग के जाता था, ऐसा लगता था वो चंद्रमा मेरे को पीछा कर रहा है। तो उससे मैं कुछ सीखना चाहता था, मैं काफी अजीब लग रहा था, पूरा दुनिया में एक ही चंद्रमा है, वो मेरे को पीछा करता है। उसको कंफर्म करने के लिए बाकी सब दोस्तों को मैं यूं बोलता था, आप भागो और मैं देखना चाहता हूं आपके पीछे जाएगा वो नहीं जाएगा। अच्छा। तो वो लोग भी भाग के जाते थे, मैं देखता था, उनको लगता था वो पीछा कर रहा है, मेरे को जब मैं देखता था वो उसका पीछा नहीं कर रहा है, खाली मेरे को पीछा कर रहा है। इससे मैंने सबक सीखा कि मैं खास आदमी नहीं बनूंगा, मैं कुछ बड़ा आदमी बनने वाला हूं। ऐसा उसी टाइम पे मेरे को सबक लिया था मैंने। ये सच था, ये नहीं था, वो कुछ साइंटिफिक रीजन ही है। क्या एज होगा उसमें आपका सर? क्या उस टाइम पे अराउंड 8 साल सर। अच्छा, 8 साल का। 8 साल का उम्र था। बहुत अच्छा क्यूरियोसिटी कुछ सबक मैंने ले लिया कि भगवान ने मेरे को कुछ खास करके ही इस दुनिया में भेजा है, वो कुछ हिंट मिला ब्रह्मांड से, वो मैं पकड़ लिया सर। ये रहा। उसके बाद मैंने 10th स्टैंडर्ड तक हमारा ग्रामीण एरिया में मैंने स्टडी किया, लोकल स्कूल में। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद मैंने एजुकेशन किया, BSc किया, MBA किया। ख्वाब बहुत बड़ा था सर, MNC कंपनी में नौकरी कर रहा था, मैं IAS करना चाहता था, और लोकल एग्जाम होता है KS, वो एग्जाम भी कहीं पास किया, फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। उस टाइम पे मैं एकदम, मेरा सपना टूट गया था, मैं पूरा अफसोस होके बैठा था। मेरा मतलब 3 दिन मैं खाना नहीं खाया था, 3 दिन मैं सोया नहीं था। उस टाइम पे मेरे को एक वरदान जैसा होके, एक बून होके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरा जिंदगी में आया। तो उस टाइम पे भी मैंने यूं सोचा, जब मौका छूट जाता है उस टाइम पे हमको निराश नहीं होना है, भगवान बड़ा ही मौका दे देगा। तो शायद भगवान को एक डिस्ट्रिक्ट हेड या तालुक हेड बनने के लिए मंजूर नहीं था, पूरा देश का हेड बनो करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरा जिंदगी में आया। शुरुआत में सर 23 साल पहले, पिछले सेंचुरी में हमने बिजनेस को जुड़े थे। उस टाइम पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स थे, उस टाइम पे प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं होता था, अवेयरनेस नहीं होता था, लोग बिल्कुल समझते नहीं थे, बहुत सारा रिजेक्शन होता था। सो एजुकेशन नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, सक्सेस स्टोरी नहीं था। उस टाइम पे सर हमारा गुरुजी डॉक्टर फिलिप सिंह सर और नीना मैडम, उन्होंने हमको यूँ बताया, अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको ट्रेनिंग अटेंड करना होगा, कुछ भी हालत में आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। सो ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए पैसा नहीं होता था, कम से कम 9 लाख रुपया खर्चा था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हमारा गुरुजी ने यूँ बताया कि आपको ट्रेनिंग तो अटेंड करना ही पड़ेगा। 3 दिन का एक ट्रेनिंग था सर, उसको बूट कैंप बोलते हैं, रेजिडेंशियल वर्कशॉप। मेरे को और मेरा छोटा भाई विजय डी जी, हम दोनों को अटेंड करने के लिए 6000 रुपया पैसा चाहिए था। 6 रुपया भी पैसा नहीं था हमारा पॉकेट में, फिर भी हमने उधार लिया, तो 6000 रुपया पैसा इन्वेस्ट किया और ट्रेनिंग अटेंड किया। ऐसा महसूस कर रहे थे 6000 नहीं 6 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है ट्रेनिंग के लिए। तो और ज्यादा मेहनत किया, पूरा अपनाया सर, ट्रेनिंग को अपनाया, उसी के ऊपर पूरा डिपेंड था, कैसा लीडर बनना है, कैसा डेमो करना है, क्या विजन देना है करके। उसके बाद उसको लागू किया। उसी से सर जो 6000 का हमने इन्वेस्ट किया था, अभी 8 करोड़ से ज्यादा हमने संपत्ति पाया है और लाखों लोगों को थोड़ा योगदान किया है सर उन लोगों का सक्सेस पाने में। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। सो आपकी स्टोरी से पहला सबक तो ये मिलता है राजू सर कि अगर हमें जिंदगी में
कुछ प्लान किया था और वो हुआ नहीं, जैसे आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे जी सर। और आप बने नहीं, तो आपने उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में माना, आपको लगा कि यस आपने एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर नहीं बनना है, आपने पूरे इंडिया को आप लीड कर सकते हैं, वैसा एक फील आया। और मैं एपीजे कलाम साहब जो हमारे राष्ट्रपति थे उनकी मैं बायोग्राफी पढ़ रहा था, तो उसमें एक बहुत अच्छा इंसिडेंट आता है सर। हम सब लोग जानते हैं कलाम साहब एक बिल्कुल गरीब परिवार से संबंध रखते थे और उनकी पढ़ाई के समय इवन उनकी बहन ने अपनी जेवर बेच के उनको पढ़ाया, तो उस प्रकार की उनकी बैकग्राउंड थी। तो कलाम साहब एक बार देहरादून आए एक इंटरव्यू देने के लिए, शायद एयरफोर्स में पायलट का एक इंटरव्यू था, और कलाम साहब लिखते हैं कि मेरी इच्छा थी और मेरी ज़रूरत थी कि मुझे वो नौकरी मिले, और वो लिखते हैं कि मैं काफ़ी आश्वस्त था कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। कैंडिडेट ज़्यादा नहीं थे, शायद 8-10 कैंडिडेट रहे होंगे, 4-5 लोगों को सिलेक्ट करना रहा होगा, तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, तो वो होपफुल थे। और उन्होंने कहा कि मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद में रिजल्ट आया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो लिखते हैं कि मैं बहुत निराश हो गया और देहरादून के पास में ऋषिकेश है, ऋषिकेश में चला गया। और ऋषिकेश में जब मैं थोड़ा निराश था, घूम रहा था, तो मुझे एक साधु महात्मा मिले और उन्होंने मेरे से पूछा कि बच्चे तुम कहाँ से आए हो, क्या परेशानी है। तो कहते हैं कि मैंने उनको पूरी कहानी बताई कि मैं एक नौकरी के लिए आया था और मुझे नौकरी मिली नहीं। तो बोले साधु महात्मा ने मुझे कुछ लाइनें बोली, उन्होंने कहा कि बेटा नियति चाहती है कि तुम पायलट न बन के और कुछ बड़ा बनो। और कलाम साहब कहते हैं कि मैंने नियति को माना और उस समय अगर मैं पायलट बन जाता तो देश का राष्ट्रपति नहीं बनता। तो नियति बहुत इम्पोर्टेंट है और उसी नियति की वजह से आज राजू डीजी सर देश के एक बहुत बड़े लीडर हैं, 10 लाख से ज़्यादा लोगों को आपने ट्रेन किया है। बहुत अच्छा मैसेज मिलता है सर आपकी कहानी से। दूसरा हमें सबक ये मिलता है कि हम लोग सीखने के ऊपर में इन्वेस्टमेंट जरूर करें। जी सर। आपने उस समय 6,000 रुपया खर्च किया जब आपके पास में 6 रुपया भी नहीं था, उसको इन्वेस्टमेंट जैसा समझा सर। इन्वेस्टमेंट जैसे समझा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद आता है सर, जब मैं इनिशियल स्टेज में था डायरेक्ट सेलिंग में, शिव खेड़ा साहब का एक 3 दिन का वर्कशॉप एक था और उसके साथ में एडिशनल 1 दिन का वर्कशॉप और रहता था पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर में। तो वो मोटा मोटी मुझे ऐसा ध्यान है कि 50,000 रुपये उसका इन्वेस्टमेंट था और वो उसको इन्वेस्टमेंट ही लिखते थे, उसमें फ़ी नहीं लिखते थे वो, तो इन्वेस्टमेंट इतना। तो वो मेरे पास में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन शिव खेड़ा जी से मैं बहुत प्रभावित था। उनकी किताब मैंने पढ़ी थी यू कैन विन, तो मैंने उस प्रोग्राम को अटेंड किया। उस समय जब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था और कहीं ना कहीं हर बड़े लीडर की शायद यही कहानी है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया अपने ऊपर में, लर्निंग के ऊपर में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो एक बड़ा सबक आपकी स्टोरी से मिलता है। दैट्स ग्रेट, अद्भुत है राजू सर, आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। व्यूअर्स के बहुत सारे क्वेश्चन हैं सर। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ परमार दीपक का। जी सर। सर बहुत सारे लोग प्लान देखने के बाद कल पर टाल देते हैं और वो आज तक उनका कल नहीं आता, तो आपके साथ में भी ऐसा रहा होगा? बिल्कुल सर, ये लोगों का फितरत होता है सर कि मिडिल क्लास लोगों का जैसा पानी जैसा हो जाते हैं। पेट्रोल कैटेगरी के लोग बहुत कम होते हैं और इस बिजनेस का बिग पिक्चर समझ में नहीं आता सर लोगों को, और हमेशा जो टालते हैं ना सर, वो प्रोक्रास्टिनेशन इज लाइक ए स्लो पॉइजन। तो इस बिजनेस में जितना वो लेट करेंगे उतना ही बड़ा बड़ा प्रॉस्पेक्ट को खो देंगे वो लोग। एक्चुअली सर मैं 23 साल पहले जब बिजनेस शुरू किया था, मेरा एग्जांपल हमेशा देता हूँ, 1 साल लेट किया था, उसके पहले ही मेरे को डायरेक्ट सेलिंग का अप्रोच हुआ था, फिर भी मैंने लेट कर दिया। अभी भी उसका अफसोस है लोगों को। मैं यही बताता हूँ, 23 साल से कभी भी ब्रेक नहीं लिया हूँ, फिर भी मैंने लोगों को ये बताता हूँ, एक दिन सर, एक साल जो लेट किया था, अभी भी अफसोस है मेरे को। क्योंकि क्या होता है, ऐसा लेट होने से सक्सेस लेट होता है, मोमेंटम डाउन हो जाता है, और आजकल का जमाना फास्ट का जमाना है। तो लोगों को यूं बताना चाहिए, सो ट्रेन ऑफ द इंजन इज द स्पीड ऑफ द इंजन इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगर ये आदमी शुरू करने वाला लेट कर दिया तो पीछे वाला वो भी शुरू हो जाए, लेट हो जाएंगे, इसीलिए मोमेंटम कम हो जाता है। शुरू से ही लोगों को थोड़ा बिग पिक्चर समझ में आना चाहिए सर, उसका
ख्याल करना चाहिए, बिजनेस का बिग पिक्चर दिखाने से, विजन दिखाने से, और विजन के ऊपर विश्वास भी होना चाहिए। तो ऐसा विश्वास दिलाने से लोगों को हम रास्ता दिखा सकते हैं, अच्छी तरह से डायरेक्शन दे सकते हैं, एजुकेशन में हम लेके आ सकते हैं, ताकि हम हैंड होल्डिंग करना चाहिए। शुरुआत का 3 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी टाइम पे हम यूज कर सकते हैं, नहीं तो लूज कर सकते हैं। उसको यूज करने के लिए सही डायरेक्शन देना चाहिए सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। मैं याद कर रहा था राजू सर अपनी कहानी। जी सर। मैंने ज्वाइन किया बिजनेस, और ज्वाइन करने के 3 महीने तक मैं बिल्कुल सीरियस नहीं था। 3 महीने के बाद मैंने एक बड़ा सेमिनार देखा, और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। तो अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं पहले महीने से ही अगर सीरियसली करने लग जाता, तो आज जो मेरी इनकम आ रही है पर मंथ की, तो वो 3 महीने की इनकम मेरे पास में ज़्यादा रहती। और जब उसको कैलकुलेट करता हूँ तो एक बहुत हैंडसम अमाउंट निकल के आता है। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल आपने सही किया, देर नहीं करना चाहिए। और आपने जो रिप्लाई दिया कि लोग कल पे इसलिए टालते हैं क्योंकि हम उनको बड़ा विजन नहीं दिखा पा रहे हैं। जी सर। उनको हम दिखा नहीं पा रहे हैं कि वो अगर डिले करेंगे तो वो क्या मिस कर सकते हैं। हम अपने आप से अगर उनको रिलेट करवाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कहानी सबकी है, पहले दिन बहुत कम लोग सीरियस होते हैं, तो वो अगर अपने आप से रिलेट करवाएंगे तो शायद लोग जल्दी शुरू कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर। अगला प्रश्न लेता हूं सर। जी सर। अगला प्रश्न है सर डायमंड कुमार साहुल का, हाउ टू क्रिएट लीडर्स। टीम में लीडर्स कैसे तैयार करें सर? ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर। बाकी सब बिजनेस में लीडर का टाइटल नहीं होता है सर। इंडस्ट्री ओनर कहलाता है, बिजनेस मैग्नेट कहलाता है, उसको कुछ बिजनेसमैन कहलाता है, मालिक ऐसा बोल देते हैं, मगर नेटवर्क लीडर को लीडर का टाइटल मिलता है। राइट। ये बहुत रेयर है, और इसीलिए लीडर का मतलब ये होता है कि लोगों को शुरू से ही ओनरशिप मेंटालिटी उसको अंदर डालना चाहिए। क्या होता है, लोगों को एक जॉब मेंटालिटी होता है और एक बिजनेस मेंटालिटी होता है। ओनरशिप मेंटालिटी क्या होता है, लोगों को समझ में आना चाहिए कि जैसा लोग इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, अपना बिजनेस जैसे समझते हैं। इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में क्या करते हैं लोग, इन्वेस्टमेंट नहीं है करके, नहीं तो 4-5 हज़ार का सामान खरीदी कर लेते हैं। हमको यूं समझाना है लोगों को कि ये इस बिजनेस में कम से कम 5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया है। ऐसा डुप्लीकेशन शुरू से ही होना चाहिए, उनका अंदर ऐसा भाव आना चाहिए कि ये मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, तभी मैं आगे जाके मैं बहुत कुछ हासिल कर सकता हूं। जब वो लीडरशिप क्वालिटी अंदर निखारने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि उनके साथ हैंड होल्डिंग करना चाहिए। पहले तो हमको लोगों को बिल्ड करना चाहिए, रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहिए, ताकि आगे जाके वो लोग बिजनेस को बिल्ड करेंगे। तो वो रिलेशनशिप और लोगों को बिल्ड करने के लिए एजुकेशन देना बहुत जरूरी है सर। जब हम एजुकेशन करते रहेंगे, एजुकेशन देते रहेंगे, लोग आगे जाके इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। तो इस बिजनेस में जिसका बड़ा लीडर है, जिसका टीम में लीडर्स को क्रिएट करते रहेंगे, वही लोग आगे जाके बड़ा साम्राज्य को खड़ा करेंगे। हमको फॉलोअर को क्रिएट नहीं करना है, लीडर्स को क्रिएट करना है। फॉलोअर्स क्या मेंटालिटी होता है सर, पानी जैसा होता है, वो पेट्रोल जैसे नहीं होते। हमेशा उसको मोटिवेट करना चाहिए, हमेशा उसको कुछ ना कुछ नेगेटिव होते रहते हैं, उसको पीछे पड़ना होता है। नहीं तो ये जो लीडर कैटेगरी लोग होते हैं, पेट्रोल जैसा होता है, उसको इंफॉर्मेशन मिलने से वो ट्रेनिंग के लिए आता है। वो लोग जो भी नेगेटिव आ जाते हैं, रुकते नहीं है, वो लोग हमेशा आगे जाके बहुत बड़ा एक्शन करते हैं, बड़ा बड़ा सपने के ऊपर विश्वास रखते हैं। तो हमको बहुत सारा लीडर्स को क्रिएट करना है, फॉलोअर्स को क्रिएट नहीं करना है। पॉलिटिक्स में और राउडिज्म में वो लोग फॉलोअर्स को क्रिएट करते हैं, मगर हम डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा हमको लीडर्स को क्रिएट करना है। वो लीडर्स को क्रिएट करने के लिए हमेशा हमको एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन के ऊपर ध्यान देने से और हैंड होल्डिंग करने से, फ्यूचर का विजन दिखाने से, सो डेफिनेटली हम लीडर को क्रिएट कर सकते हैं सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। अगला प्रश्न ले रहा हूं सर मैं, ये है दुर्गा शंकर सालवी का। सर, टीम से कैसे काम कराया जाए? लोग ज्वाइन तो करते हैं पर काम नहीं करते। यस सर। सर, इसका अगेन सर वी टेल इन दिस बिजनेस दैट दिस इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड एंड लीस्ट अंडरस्टूड बिजनेस। बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाते हैं सर, लोगों को जमली में फंस जाते हैं लोग कि ये लोग समझते हैं ये तो छोटा बिजनेस है, ये तो स्कीम है, ये तो घर घर में जाके बेचने का बिजनेस है, टोपी डलवाने का बिजनेस है, ऐसा समझते हैं। मोस्ट मिसअंडरस्टूड एंड लीस्ट अंडरस्टूड, जो जितना क्षमता है, जितना पोटेंशियलिटी है, बिग पिक्चर है, वो समझ में नहीं आता है। लॉन्ग टर्म क्या है, तो लोग उम्मीद रखते हैं पहले ही महीने या 2-3 महीने के अंदर ही बड़ा पैसा आना चाहिए, बड़ा सक्सेस मिलना चाहिए। और फ्यूचर में जो बड़ा इनकम आता है
है उसको कम अंदाज करते हैं लोग। एक्चुअली वो रिवर्स है, शुरुआत का टाइम में बड़ा इनकम नहीं आता, बड़ा सक्सेस नहीं आता है, फ्यूचर में बहुत बड़ा इनकम सक्सेस आता है। तो रिटेंशन के ऊपर लोगों को ध्यान देना चाहिए सर। रिटेंशन और लोगों को सक्सेस दिलाने के लिए दो रास्ता होता है सर। सबसे पहले तो लोगों को शुरुआत में पैसा दिलाना चाहिए, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया। उनको पैसा दिलाने से लोग टिके रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है सर विजन दिखाने से, बिग पिक्चर दिखाने से। हम तो उस टाइम पे बड़ा इनकम नहीं आ रहा था सर, हमारा लीडर और हमारा मालिक आके बिग पिक्चर दिखाते थे। बिग पिक्चर को देखते हुए हम एक्शन करते थे। और फियर ऑफ लॉस और पेन, प्लेजर, जो प्लेजर होता है, जो सुख मिलता है करने से, वो देखना चाहिए। और हम नहीं करने से जो खो देते हैं, जो लॉस हो जाता है, उसको दिखाना चाहिए। तब आगे जाके लोग उसको हासिल करेंगे और मेहनत करेंगे, फोकस करेंगे सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर, सुपर। राजू सर, अगला प्रश्न ले रहा हूं जी सर। ये प्रश्न है राजेश मरांडी जी का। सर, अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट करें, सिंपल तरीके में बताएं। ओके सर, इट्स ऑल अबाउट, ये बिजनेस में बेसिक के साथ जाना चाहिए सर। बेसिक का क्लैरिटी होना चाहिए लोगों में, और शुरुआत में हैंड होल्डिंग होना चाहिए अपलाइन के साथ। जब हम बेसिक को हम समझ लेते हैं, तब बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रेस सेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छी तरह से तैयारी करना चाहिए। स्किल को बढ़ाना है। जब हम तैयारी कर लेते हैं, जीत तैयारी की हम बोलते हैं, हमेशा जब हम मौका का फायदा उठाते हैं तब अच्छी तरह से तैयारी करना चाहिए। जब हमारा प्रिपरेशन अच्छा होता है, जब मेरा डेमो सेट प्रॉपर है, उसके लिए मैं तैयारी किया हूं, जब मैं प्रेजेंटेशन करने का तरीका मैं प्रैक्टिस किया हूं, तब तो आसानी से हमको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है। नहीं तो कहीं ना कहीं हमको डाउट आ जाता है। जब हम ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, बेसिक के ऊपर सब एक्सपर्ट हो जाते हैं, तब मेरे को जो भी हमारे से ऊपर का लोग आएंगे, या हाई टाइटल वाले आएंगे, या हाईली एजुकेटेड लोग आएंगे, वो लोग कोई सवाल पूछेंगे तो मेरे को तैयार होना है, तैयार होके लोगों के साथ बात करना है। तब मेरे को क्या होता है, आराम से मैं कॉन्फिडेंटली मैं बोल सकता हूं कि ऐसा ऐसा है बिजनेस में। तो शुरुआत में कॉन्फिडेंस नहीं आता, उस टाइम पे हमेशा मेरे को एजुकेशन को प्लग इन होना है। एजुकेशन को प्लग इन होने से मेरे को सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तब आगे जाके मेरे को डुप्लीकेशन कर सकता हूं मैं। तो आगे जाके आराम से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। प्रैक्टिस करना चाहिए। तो अगर वो डेमो हो, प्रेजेंटेशन हो, मेरे को हमेशा खुद के ऊपर स्किल बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए। आज का डेमो कल से बेहतरीन होना चाहिए, कल का प्रेजेंटेशन आज से बेहतरीन होना चाहिए। ऐसा मैं खुद 1 to 1 ऐसा प्रेजेंटेशन का प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसा प्रैक्टिस करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। मॉक सेशन करना चाहिए। घर में बच्चे लोग होते हैं, या घर में कोई दोस्त होता है, वो प्रॉस्पेक्ट भी ना हो, फिर भी उनके साथ प्रैक्टिस करने से मेरे को कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो रियलिटी में भी हम जाके प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और लीडरशिप क्वालिटी भी आ जाता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है सर। वंडरफुल सर, वंडरफुल। बेसिक्स पे फोकस रखें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन द परफेक्ट जो है, वो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में भी हमारे यहाँ पे पूरी तरह से लागू होती है। उसी से कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस होगा तो फिर वो कहीं ना कहीं फील्ड में काम करेगा। जी सर। अगला प्रश्न ले रहा हूं सर। अगला प्रश्न है आरजू तमन्ना का। डायरेक्ट सेलिंग में अपलाइन का साथ ना मिले तो क्या करना चाहिए? ओके, बहुत अच्छा सवाल है सर। एक्चुअली कन्वेंशनल बिजनेस में किसी का भी सपोर्ट नहीं मिलता है सर। हम सब जानते हैं, अगर हम दुकान चलाते हैं, या फैक्ट्री चलाते हैं, या बेकरी चलाते हैं, खुद को ही हर चीज करना पड़ता है वहां पे। और ऐसा भी ना हो कि हमारा कई लोग, क्या होता है, बच्चे छोटे छोटे हैं, वहां पे उनका माँ बाप का कुछ देहांत हो गया, फिर भी वो बच्चे लोग जाके वो खुदकुशी नहीं करते। कुछ ना कुछ करके जिंदगी में कुछ हासिल करते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, किसी ना कोई पालन पोषण करते हैं, उसका इच्छा के ऊपर डिपेंड होता है। इसी तरह इस बिजनेस में भी हमको डिपेंड नहीं होना है। डिपेंड होने से तो बहुत ज्यादा हम ग्रोथ नहीं हो सकता बिजनेस में। इसीलिए हमको अगर कोई अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिला तो ऊपर जाना चाहिए। जो एक्टिव अपलाइन है कहीं ना कहीं मिल जाएगा। सो अल्टीमेट अपलाइन जो है कंपनी रहेगी, कंपनी का मैनेजमेंट रहेंगे, उसका सपोर्ट लेना चाहिए। आजकल का जमाना तो डिजिटल जमाना है, और टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है। बहुत सारा यूट्यूब चैनल्स होते हैं, बहुत सारा एजुकेशन हैंड होल्ड करने के लिए बहुत सारे लीडर्स मिलते रहते हैं। जब टीचर रेडी हो जाते, जब स्टूडेंट रेडी हो जाते हैं, टीचर अपीयर हो जाते हैं। इसलिए मेरे अंदर बहुत जज्बा होना चाहिए, कुछ भी हो जाए मैं
मैं डटे रहूंगा, मैं कुछ भी हो जाए मैं सीखूंगा, ऐसा करके माइंडसेट स्ट्रांग हो गया तो डेफिनेटली मिल जाएगा। ये मेरा खुद का बिजनेस है, किसी को दोष नहीं देना है। तो ऑलरेडी अपलाइन ने एक मौका दिया है, ये बहुत बड़ा उन्होंने मेरे को मौका देते हुए बहुत बड़ा सपोर्ट किया है, तो उसके ऊपर मेरे को शिकायत नहीं करना है। जो अवेलेबल रिसोर्स है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, तो अंदर से जज्बा होना चाहिए, कुछ भी हो जाए कहीं ना कहीं मिलेंगे करके तो हम कोसते जाएंगे। सो डेफिनेटली लीडर का सहारा मिलेगा, उनका सहयोग से हम इंडिपेंडेंट होके हम बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं सर। दैट्स ग्रेट सर। और डायरेक्ट सेलर को IBO भी हम लोग बोलते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। जी सर। तो जब हम इंडिपेंडेंट वाला एक फील आता ना कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो फिर अगर कंपनी अच्छी है तो फिर कोई साथ दे न दे, चलते रहेंगे तो कारवा बन ही जाएगा। जी सर। अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ सर, और ये जो प्रश्न है ये है संतोष सेठी जी का। डियर राजू सर, यू आर वेरी गुड एट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, प्लीज टॉक अबाउट दिस। ओके, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है सर। अगले आने वाला ट्रेंड में सर ऐसा है कि बहुत सारा युवा लोग आएंगे सर इस इंडस्ट्री के ऊपर। महिला आएंगे, तो सेकंड जो बड़ा ट्रेंड है महिला आएंगे। उसके पहले युवा के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। ऑलरेडी हमारा इंडस्ट्री में बहुत सारा युवा लोग, हमारा नेटवर्क में ऐसा भी हो चुका है कि जिसका अभी तक दाढ़ी नहीं आया वो ऑलरेडी आरडी कार का मालिक बन चुका है। किसी का पति बनने के पहले लखपति करोड़पति बन जाते हैं। और आजकल बेरोजगार का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो युवा लोग इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचान कर लेते हैं, इसीलिए युवा लोग ज्यादा आ रहे हैं, बड़ा ट्रेंड है। सेकेंड बड़ा ट्रेंड है महिला ज्यादा आ रही है इस बिजनेस में। तो उनको भी ऑलरेडी पता चलता है कि घर में रहते हुए और गांव में रहते हुए बहुत सारा लेडीज इस बिजनेस में इंडिपेंडेंट हो चुकी है, जो बाहर आके दो आदमी के साथ बात नहीं कर सकती थी, हजारों लाखों लोगों को वो बात कर लेती है। और उन लोगों को मौका मिलना भी बहुत मुश्किल है, कोई नौकरी नहीं मिलता है, इसलिए उन लोगों को भी हम मौका दे सकते हैं। तो महिला लोगों का बड़ा ट्रेंड है। तीसरा ट्रेंड, हाई प्रोफाइल लोग आ रहे हैं सर। तो बहुत सारा दिग्गज लोग, बहुत सारा इंडस्ट्री मालिक आ रहे हैं, सेलिब्रिटी लोग आ रहे हैं, IIT में पढ़ाई किए हुआ और IIM में पढ़ाई किया वो लोग आते हैं। और ये लोग सक्सेस को देखते हुए इनको पता चल रहा है पैसिव इनकम इस इंडस्ट्री में है करके, वो लोग भी आना शुरू कर दिया है, मोमेंटम शुरू हो चुका है। तो हाई प्रोफाइल लोग आए हुए हैं। और चौथा ट्रेंड है सर, रूरल एरिया में वो लोग भी आजकल का इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पहचान लिया है, क्योंकि रूरल इंडस्ट्री में कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहां पे बहुत सारा प्रॉब्लम है, कमाई करने के लिए कोई मौका नहीं है। एक एग्जांपल मैं बता सकता हूं सर, हमारा नेटवर्क में एक छोटा सा गांव है शिवमोगा के पास, एक अगरदड़ी करके, वहां एक ही गांव में 11 लोग कार का मालिक बन चुके हैं, एक ही छोटा सा गांव में, एक ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के थ्रू। ये तो शुरुआत है सर। वहां पे उन लोगों का इरादा ये रखा है कि 2 साल के अंदर कम से कम 100 लोग कार का मालिक बनेंगे। तो इतना बड़ा इरादा रखा है। सो रूरल एरिया में बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ रहा है। तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड है सर। उसी के साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो फ्यूचर ट्रेंड है, हम उम्मीद रखते हैं कि 2030 आने तक हम ये उम्मीद रखते हैं, सब इंडस्ट्री, सब MLM कंपनी एक होके हम बहुत कुछ मेहनत कर रहे हैं सर। सो अभी तक 5% लोग अमीर है इंडिया में, और 5% लोग अमीर बनेंगे सर। उसमें बहुत बड़ा योगदान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का होगा। और फ्यूचर में 2030 आने तक जब हम रोड में देखेंगे 100 कार देखेंगे ट्रैफिक में, उसमें से 50 कार कम से कम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के थ्रू खरीदी किया हुआ कार वो देखने के लिए मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा विजन है सर। लोग इसको बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, गौर से देखेंगे, और बेरोजगार को दूर करेंगे, और पूरा इंडस्ट्री में हम राष्ट्र निर्माण करने का काम करेंगे, और इंडस्ट्री में फ्रीडम फाइटर्स जैसे हमको इज्जत मिलेगा। ये बहुत बड़ा बिग पिक्चर है सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। वंडरफुल सर, क्या आपका कॉन्फिडेंस है राजू सर। और जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस इज द की एक्चुअली, तो वही आगे लेके जाता है, वही आपको यहाँ तक लेके आया है, और वही हर उस डायरेक्ट सेलर को आगे लेके जाएगा जो इस बड़े विजन के साथ और इस कॉन्फिडेंस के साथ में डायरेक्ट सेलिंग को करेगा और डायरेक्ट सेलिंग की बात लोगों तक लेके जाएगा। राजू सर, 24 साल का एक्सपीरियंस 30 मिनट में नहीं समाया जा सकता। तो उसके लिए बहुत सारे इंटरव्यूज लेने पड़ेंगे। जी सर। और जिस प्रकार से आप एक बड़ी सोच के साथ में काम कर रहे हैं, आप पूरी इंडस्ट्री को
इंडस्ट्री ग्रो करनी चाहिए, वो जो थॉट प्रोसेस है ना, वो पर्सनली मुझे बहुत मोटिवेट करता है और इस काम में और ज़्यादा शिद्दत के साथ में लगे रहने के लिए प्रेरित करता है कि राजू सर जैसे लोग हैं जो पूरी कमिटमेंट के साथ में इंडस्ट्री के लिए काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। सो एक बार फिर आप इतनी दूर से आए, हमारे व्यूवर्स की तरफ से बहुत धन्यवाद, और हमारे व्यूवर्स की तरफ से ही चैट विद सुरेंद्र वत्स की फैमिली की तरफ से एक छोटा सा ये उपहार आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो ये थे राजू डीजी सर, बेंगलुरु कर्नाटका से हमारे बीच में पधारे। 24 सालों का तजर्बा बहुत कम समय में आपको सुनने को मिला। ये सारी चीज़ें तभी काम करेंगी जब आप इनको अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे। आप और किन बड़े लीडर से मिलना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में उनका नाम लिखिए, और हमेशा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप किस कंपनी से जुड़े हुए हैं वो मेंशन मत कीजिए, और आप बखूबी उसको करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।